कर्जों में जिंदगी कब तक गुजारेंगे? किरमानी साहब, यकीनन बहुत डिफिकल्ट टाइम्स हैं और चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। वो कहते हैं कि जी हम अगर कशकोल हाथ में लेकर ना भी जाएं तो तब भी लोग, अब ये क्या हमारा कोई टैगलाइन बन गई है, हमारा ट्रेडमार्क बन गया है, और इससे किस तरह जान छूटेगी? आपको क्या लगता है? आप माशाल्लाह सीनियर सियासतदान हैं, PMLN की लीडरशिप को आपकी रहनुमाई की भी जरूरत पड़ती रहती होगी, तो क्या सजेस्ट करते हैं कि किस तरह ये कशकोल जो है बगल में भी नजर ना आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जमीर साहब। देखिए, गुजारिश ये कि जब से मैंने होश संभाला और चीज़ों को समझने की कोशिश की, चाइल्डहुड से ले लें, एडल्टहुड से ले लें, तो एक दो चीज़ें मैंने तवातर से सुनी भी और पढ़ी भी कि जी पाकिस्तान ख़तरे में है, पाकिस्तान अदम इस्तेकाम का शिकार है, पाकिस्तान की मईशत जो है वो किसी वक्त भी खुदा न खास्ता कोलैप्स हो सकती है, डिफ़ॉल्ट है, वगैरह वगैरह। अब ये चीज़ें जो सी हैं, ये सुन सुनकर लोगों के कान पक चुके हैं। असल चीज़ ये है कि आप ये भी बताइए साथ लोगों को, लीडरशिप का काम है कि किन वजूहात की वजह से आज हम यहाँ पहुंचे। कि एक पाकिस्तान जो 1960s में दूसरों को डोनेशन देता था, आज उसके हाथ में अगर कशकोल पकड़ाया है तो कैसे, किसने पकड़ाया? देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर साहब तो खुद ऑन रिकॉर्ड हैं कि देखिए जिस मुल्क में अशराफिया जो है उसको 1500 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाती हो, जिसके बाद जिन लोगों के लिए ये मुल्क बना था वो तो आज भी रोटी के लाले पड़े हैं, वो आज भी सुई गैस के बिल महंगे दे रहे हैं, बिजली के बिल दे रहे हैं। दरअसल यहाँ जो पाकिस्तान की कौमी वसाइल है और दौलत है, उसकी इंतहाई गैर मुनसिफाना तकसीम हुई है, जिसके नतीजे में अमीर अमीर तर हुआ और गरीब गरीब तर हुआ। मुझे ये बताइए कि जितने आपने आज तक हजार अरब डॉलरों के कर्जे लिए हैं, जिनको उतारने के लिए आप मजीद कर्जे लेते हैं, उससे मुझे एक बताइए कि क्या पाकिस्तान में गुर्बत में कमी आई? क्या सेहत के मामला जो थे उसमें लोगों को सहूलतें मिली? क्या तालीमी मयार, लिटरेसी रेट हमारा बढ़ा? क्या अस्पतालों की कंडीशंस ठीक हुई? और वगैरह वगैरह और दीगर चीजें। असल सवाल वज़ीर आज़म साहब ये पूछें और इस सवाल का जवाब तलाश करें कि ये जो आप अरबों खरबों रुपए के कर्जे देते रहे हैं, ये कौन हड़प करता रहा है? ये जाते किधर रहे हैं? ये पाकिस्तान पे चलो 4 सड़कें बना दी, 2 पुल बना दिए, लेकिन इससे क्या हुआ कि ये गरीब पर नहीं लगा, अमीर पर नहीं लगा। आज आपका मिडिल क्लास एजुकेटेड यूथ जो है वो सड़क पे डिग्रियां लेके मारा मारा फिर रहे यार, माँ बाप उनके बूढ़े हो गए। आपके पास उनके लिए क्या रोड मैप है? किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है। बाकी गुफ्तगू ठीक है, जितनी मर्जी कर ली जाए, लेकिन असल मैंने जो बात अर्ज की कि जब तक पाकिस्तान को हम जिन्ना साहब के जो उन्होंने बुनियादी 2-3 असूल दे दिए थे, एक उन्होंने कहा था कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज। आप अमेरिका में देखिए, दौड़ दौड़ के आप मिसालें देते हैं अमेरिका की, दौड़ दौड़ के आप मिसालें यूके की, यूरोप की देते हैं। वहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं तमाम लोगों को, ऑल सिटीजन आर इक्वल। फिर उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, और 19-20 का फर्क तो चल जाता है। यहाँ एक तरफ की जेब में 19 आने हैं, दूसरे की जेब में 19 अरब रुपए हैं। ये कैसे चलेगा? ये कैसे? तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम एक्चुअली फ्लॉप हो चुका है। ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर पाया, और ये सिस्टम जो सा है ये ईंटों पर खड़ा है, और इसी सिस्टम ने इस मुल्क को भी ईंटों पर लाकर खड़ा किया है। सियासी लीडरशिप जो होती है, जो सियासी क़यादत होती है, वो इन्हीं हालात में से, मिसाल के तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्यों चर्चिल को वो विंस्टन चर्चिल को लेके आए? उन्होंने कहा ही इज द मैन हु कैन फेस द एग्रेसर। उसने आके फिर अपनी कौम को एक हौसला दिया। लंदन क्या था? आग और फ्यूम्स का शहर। तो कहने का मतलब ये लीडरशिप है। लीडरशिप का ये काम नहीं है कि वो बयानात दे, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करे या गिले शिकवे करे, वो अमल करके दिखाए और बताए कि कैसे इस मुल्क को इन इस तकलीफ, इन मुसीबतों से, इन क्राइसिस से बाहर निकाले। वेरी राइट आसिफ किरमानी साहब, बिल्कुल सही फरमाया। लीडर्स आर द वन हु एक्चुअली मेक एंड ब्रेक द कंट्रीज, नो डाउट अबाउट दैट। डॉक्टर साहब, ये बड़ी अजीब दिलचस्प सूरत हाल है। बहुत सारे गुजारिश ये है सर कि मैं ऐसे लोगों की किसी बात पर कोई कमेंट नहीं करता होता जिनको मैं मिस्टर नोबडीज कहता हूँ।
सो दीज आर मिस्टर नोबडीज टू मी। मैं इन सबको जानता हूँ, कितना इनका वजन है, इनका हर एक का एक्सरे मेरे पास मौजूद है। सो डोंट फोर्स मी टू कमेंट ऑन अ पर्सन जिनको मैं सीरियसली कभी जिंदगी में लिया ही नहीं। आपने कोई नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात करनी हो, कोई शहबाज शरीफ साहब के, कोई गवर्नमेंट के फंक्शन के हवाले से जरूर करें। मैं लोगों पर कमेंट करने से एतराज करता हूं, सही, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं समझता किसी को कि इन पर बात की जाए। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड डॉक्टर साहब। तो फिर देन व्हाई मियां नवाज शरीफ साहब इज नॉट, लगता ऐसे है कि शायद ये जो बातें कर रहे हैं मुख्तलिफ लोग, ये किसी की शय पे या लीडरशिप की शय पे ये बात करते हैं, वरना हु वुड लाइक नेम ऑल दीज, इतने सीनियर आप लोग माशाल्लाह पुराने लीडर्स हैं, और व्हाई वुड दे टेक नेम्स? मतलब दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। दिस इज ये एक डिसेंसी भी होती है, मैनरिज्म होते हैं, लेकिन अगर किसी में नहीं है तो अब आप उसको इस उम्र में सिखा नहीं सकते। जहां तक देखें नवाज शरीफ साहब की बात है, जो असल तो इन सब लोगों को अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए और इन लोगों को ये देखना चाहिए कि वो नवाज शरीफ जो 2/3 मेजॉरिटी के साथ आके चारों सूबों में मरकज में हुकूमत बनाता था, एक दफा नहीं 3 दफा बनाई उसने कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ। क्या वजह है कि आज वो उसकी पार्टी एक सूबे तक महदूद हो गई है? ये इन लोगों को सोचना चाहिए और अपने अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए और फिर उसके बाद हौसला करना चाहिए। ये जो वो कहते हैं ना कि हुआ है शाह का मसाहिब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है? क्या इन लोगों की आबरू है मुझे बताएं, जो अपने लीडर को पाकिस्तान बुलाकर उसको उन्होंने मतलब सूबे तक महदूद कर दिया। क्या बातें करते हैं जी। छोड़े, मैं ऐसे फिर मैं बात करूंगा तो बहुत दूर तक बात निकल जाएगी। कहने का मकसद डॉक्टर साहब आई अंडरस्टैंड नवाज शरीफ जी 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 डॉक्टर साहब ये देखिए ना, कभी कोई भांत की बोलियां बोलता है जी, मेरे पे क्रॉस लग गया। भाई हु आर यू? तुम हो कौन? फिर बताओ किसने लगाया तुम्हारे पे क्रॉस? बातें करने से तुम नवाज शरीफ बन जाओगे? तुम लोग ये बताओ सबसे पहले कि तुम लोग पार्टी के मामे चाचे बने हुए थे। तुम लोग ये बताओ कि इस पार्टी को यहां तक पहुंचाने में किसका किरदार है, क्या किरदार है? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, बताओ। ऐसे ही डाके बंगाले की मार दी। बात यह है कि मियां साहब के लिए मैं तो हमेशा उनका खैर खा रहा हूं, अब भी हूं। मेरी तो मैंने पहले तजवीज दी थी 2022 में कि प्लीज ये जमाती और ये जो हुकूमती ओहदे हैं इनको अलहदा कर दीजिएगा, क्योंकि जो एक दफा हुकूमत में आ जाता है, वजीर बन जाता है, ओहदा मिल जाता है, एक तो वो टाइम नहीं दे पाता पार्टी को। और ये मेरी बात याद रखिए, ये जो पार्टीज होती हैं ये गवर्नमेंट्स को तख्लीक करती हैं, पैदा करती हैं। गवर्नमेंट्स पार्टियां नहीं बनाती। जिन गवर्नमेंट्स ने माजी में पार्टियां बनाई उनका असर आपने देखा क्या हुआ, कहां गई? तो डॉक्टर साहब मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या जवाब दिया था फिर? मियां साहब ने मेरी उस बात को, और भी 3-4 काफी चीजें थी उस पर, 1-2 पर उन्होंने जरूर अमल किया, लेकिन इस बात पर उनका कोई जवाब नहीं आया। तो डॉक्टर साहब चीज ये है कि आपने अगर डॉक्टर साहब वो आए, वापस आके मतलब आ गए मुल्क में, केसेस खत्म हो गए, उनके बेटों के पर केसेस खत्म हो गए, फिर उनके छोटे भाई वजीर आजम बन गए, उनकी साहबजादी चीफ मिनिस्टर बन गई। तो ये मेरे ख्याल में कोई बुरी अचीवमेंट तो नहीं है आफ्टर 2018 मतलब 17, जब से वो मुझे क्यों निकाला क्या नारा, फिर वोट को इज्जत दो और फिर वापस आना, तो मेरे ख्याल में कोई इतनी बुरी अचीवमेंट तो नहीं है। देखिए, अपने अपने अंदाज से देखने का अंदाजे है, एंगल है देखने का। आप ये मुझे बताइए कि जब मियां साहब आते हैं वापस, क्या नारा था हमारा? पाकिस्तान को नवाज दो, वजीर आजम नवाज शरीफ, और वोट बैंक नवाज शरीफ का था। जो नवाज शरीफ के चाहने वाले थे, वोटर्स वो उसको वजीर आजम देखना चाहते थे। मेरा रोना यह है कि क्या वजह है कि एक सिंपल मेजॉरिटी तक नहीं आपकी जमात ले सकी, जिस वजह से मियां साहब को जाहिर है उनको तजर्बा नहीं है, हुकूमतों का ना वो हक में है, इसलिए वो पीछे हट गए। और उसके बाद शहबाज साहब को उन्होंने आगे कर दिया। कहने का मतलब ये है कि आप इसको अचीवमेंट समझते हैं, मैं एक मुस्लिम लीगी होते हुए समझता हूं कि हमारा नुकसान हुआ है। चलें डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही, मेजॉरिटी की सही डॉक्टर साहब, सिंपल मेजॉरिटी की तवक्को किए बैठे थे। सही। तो डॉक्टर साहब वैसे
सिंपल मेजोरिटी नहीं मिलती। नहीं मिल सकी, लेकिन डॉक्टर साहब अगर उसके मतलब कौन जिम्मेदार है? सही